क्या डॉक्टर जानबूझ के ऑपरेशन करते हैं? देखिए, ऑपरेशन सर्जरी के बाद क्या हमारा शरीर वैसे ही रहता है जैसे ऑपरेशन से पहले था, या बॉडी वीक हो जाती है? कोई भी सर्जरी है, रिकवरी में 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन इतना समय बट लग बहुत सकता है। लंबा बेरिएट्रिक सर्जरी क्या है? क्या इससे रातों रात वजन कम हो जाता है? और जो ऑफिस गोअर्स हैं वो लोग तो, हम डे केयर में भी कई बार बहुत सारी ये सर्जरीज करते हैं कि सुबह किया और पेशेंट शाम को घर चले गए। अच्छा डॉक्टर, जब कोई सर्जरी होती है, चाहे वो कोई भी सर्जरी है, एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी के बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपको दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो एक आम इंसान वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं। इंग्लिश हिंदी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने पेशेंट से वही भाषा में बात करते हैं जिसमें वो बात करते हैं। दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहर हों या फिर गांव कस्बे, लोग सालों तक बीमारी का दर्द सहते रहते हैं लेकिन ऑपरेशन कराने से डरते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया, बवासीर, मोटापा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका सटीक इलाज सर्जरी है, लेकिन फिर भी लोग सालों तक घरेलू इलाज, देसी नुस्खे और इधर उधर की चीजें लेकर समय गंवाते रहते हैं। आखिर लोग ऑपरेशन कराने से डरते क्यों हैं? क्या हर ऑपरेशन में बहुत बड़ा चीरा लगता है? रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? क्या रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ रोबोट्स होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ है सीनियर सर्जन डॉक्टर पंकज शर्मा। डॉक्टर पंकज, द हेल्थ साइड पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर पंकज, मेरा पहला सवाल ये है कि लोग ऑपरेशन से इतना डरते क्यों हैं? क्या डॉक्टर जानबूझ के ऑपरेशन करते हैं? देखिए, ऑपरेशन जानबूझ के तो कोई भी नहीं करेगा, जहां पर इंडिकेटेड है वहीं पर किया जाता है। लेकिन डर जो है लोगों के मन में वो बहुत जेन्युइन है इनिशियली, बिकॉज उसके लिए हमें ना सर्जरी की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। बहुत बहुत साल पहले जब सर्जरीज शुरू हुई थी, तो इनिशियली एक तो एनेस्थीसिया उतना अच्छा नहीं था। कई बार इनिशियल स्टेजेस में देखा गया, जो ड्रग्स यूज होती थी, पेशेंट बीच में ही कॉन्शियस होने लगता था। ये मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की, जब शुरू हुआ था सर्जरी सालों पहले। हाँ। सर्जरी में भी बहुत बड़े कट दिए जाते थे, पोस्ट ऑप हीलिंग स्लो होती थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, पेन किलर बहुत अच्छे नहीं थे जी। तो ओवरऑल जो लोगों के मन में एक बैठा हुआ है भय, मुझे लगता है मेनली तो उसकी वजह से है। ओके। अभी रिसेंट 50, 60, 80, 100 सालों के अंदर जो सर्जरी में, एनेस्थीसिया में और मेडिकेशन में बहुत 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 ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एनेस्थीसिया हैज़ बिकम मच सेफर। जो ड्रग्स आई हैं उनका इफेक्ट बहुत प्रिसाइज हो गया है। उसको मॉनिटर करने के तरीके भी हमारे पास आ गए हैं कि पता लग जाता है कि कब एनेस्थीसिया का इफेक्ट वीन ऑफ हो रहा है, कम होता जा रहा है। जी। सर्जरीज भी अब सेफ हो गई हैं। एक तो उतने बड़े कट नहीं लगते, काफ़ी छोटे कट देकर या लेप्रोस्कोपिकली, दूरबीन द्वारा जिसको हम कहते हैं, जी। लेजर्स, रोबोटिक सर्जरीज, इन सब की वजह से जो सर्जिकल आउटकम है वो भी बहुत अच्छा हो गया है और पेन भी अब उतना नहीं रहा, बहुत ही मिनिमल पेन के साथ है। जी। लेकिन सर्जरी के बाद क्या हमारा शरीर वैसे ही रहता है जैसे ऑपरेशन से पहले था, या बॉडी वीक हो जाती है? देखिए, जो एडवांस सर्जरीज हो रही हैं उनमें जो ब्लड लॉस है वो बहुत ही मिनिमल होता है। जी। और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका इफेक्ट भी बाय द टाइम सर्जरी खत्म होती है बहुत हद तक खत्म हो चुका होता है। तो ये कहना कि बहुत सर्जरी के बाद कमजोरी महसूस होती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हाँ, कोई भी सर्जरी है, रिकवरी में 1 दिन 2 दिन 4-5 दिन इतना समय लग सकता है, लेकिन नहीं, वो जो पहले कहते थे कि अगर एक बार सर्जरी होगी तो 1 महीना तो बेड रेस्ट करना है, उसके बाद आप थोड़े काम करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, एक मतलब आई एम नॉट श्योर ये मिथ है या क्या है, लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी जब किसी फीमेल की होती है उसमें ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया लगता है, तो ऐसा बोला जाता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद एनेस्थीसिया की वजह से वो जो कमर दर्द है वो परमानेंट हो जाता है, तो ये मिथ है? जी बिल्कुल मिथ है। जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन में ही नहीं, जो भी नाभि से नीचे के जितने भी सर्जरीज हैं, चाहे वो पाँव के हड्डी की सर्जरी होनी हो या प्रोस्टेट के लिए होनी है, पाइल्स के लिए है, ये सब सर्जरीज जो भी लोअर एब्डोमेन और लोअर लिम्स की होती हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही की जाती है, एंड दैट इज अ सेफर वे। तो और हम कोई हड्डी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाते, बहुत लोग यही कहते हैं कि हमें हड्डी में इंजेक्शन नहीं मसल्स में लगता है वो। तो बिटवीन जो हमारा स्पाइन है वो मल्टीपल वर्टिब्रास हैं और उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पेस है। उस स्पेस के थ्रू जाकर नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है। तो
कोई चीज़ काटी नहीं जाती, बहुत ही बारीक। इनफैक्ट अब जो नीडल्स आ गई हैं वो इतनी पतली हैं जितने हमारे बाल बारीक होते हैं। जी तो वो जो है ये एक मिथ है, बिकॉज यही एनेस्थीसिया बाकी और सर्जरीज में भी दिया जाता है। जी जी जी। तो सी सेक्शन के साथ इसलिए होता है बिकॉज फीमेल के कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जिससे उनके कमर में पेन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, वो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। जी तभी तो एब्डोमेन में यूट्रस ग्रो कर सकता है कि Right, सब right. रिलैक्स हो जाता है। ऑफ कोर्स। तो उसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाते हैं, पोस्चर गड़बड़ हो जाता है। हम्म। और डिलीवरी के बाद जब मदर बेबी का केयर कर रही है, रात रात भर जगना है, पोस्चर टेढ़े मेढ़े में उसको Right. फीड करना, तो वो तो वो सारे जो फैक्टर्स पोस्चर चेंज है उससे ये रिलेटेड जी। ज्यादा है एज कम्पेयर टू Right. स्पाइनल जी, एनेस्थीसिया की अच्छा वजह से। डॉक्टर, जो गांव कस्बे के जो एरिया होते हैं यूपी बिहार के, वहाँ पे बवासीर, हर्निया, मोटापा, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये चीजें बहुत कॉमन है। लेकिन वहाँ के लोगों को अगर बोलो कि सर्जरी से इसका इलाज होगा तो वो कभी सर्जरी नहीं कराएंगे। उनको लगता है कि डॉक्टर बस पैसे बनाने के लिए सर्जरी करते हैं, दवाइयाँ खा के ये कम हो सकता है। तो क्या ये गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया जैसी चीज बिना सर्जरी के सही हो सकती है? जी नहीं, चाहे आप पाइल्स कहें, फिशर कहें, गॉल ब्लैडर या बेरियाट्रिक या और भी कोई सर्जिकल कंप्लेन, हम जुकाम खांसी के लिए तो नहीं सर्जरी बोलते ना किसी को। तो डॉक्टर सर्जरी उसी चीज के लिए बोलते हैं जिनमें सर्जरी इज इंडिकेटेड। हर एरिया के हिसाब से ना कुछ डिजीजेस ज्यादा कॉमन या रेयर होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर वेरी कॉमन, साउथ इंडिया में उतने कॉमन नहीं है। इसका तो क्या इसीलिए रीजन है नॉर्थ इंडिया में कॉमन है? मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये देखा गया कि ज्योग्राफिकल प्रीडिस्पोजिशन है, नॉर्थ में ज्यादा मिलता है। ओके। नो स्पेसिफिक रीजन बट है। हालांकि और बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि ओबेज पेशेंट में ज्यादा होता है। जो लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फास्टिंग करते हैं ना, कि क्विक वेट लॉस के लिए 15-20 दिन बिल्कुल खाना पीना बंद, पानी पे रहे, तो जब सडन कैटाबॉलिज्म होता है उन पेशेंट्स, उन लोगों के अंदर भी गॉल स्टोन डेवलप हो जाते हैं। डॉक्टर, जो लोग ज्यादा घी, ऐसे ऑयली चीजें खाते हैं, उसमें भी थोड़ा ज्यादा चांसेस रहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के? नहीं, उसकी वजह से नहीं है, लेकिन गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि वो बाइल होता है उसके अंदर स्टोर, और उसका काम फैटी चीजों को पचाने का है। जी। तो जब भी हम फैटी डाइट खाते हैं, जी। गॉल ब्लैडर सिकुड़ता है, बाइल निकल के उसको पचाने में मदद करता है। तो स्टोन बनाने में नहीं है इतना रोल जी। लेकिन हाँ, जब भी स्टोन होते हैं तो एक तो ऑलरेडी वी नो के स्टोन बने ही तब जब गॉल ब्लैडर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। अदरवाइज अगर ठीक फंक्शनिंग कर रहा होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता और बाइल आता जाता रहता। और साथ ही साथ जब उस समय पे फैटी मील खाते हैं तो जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और 90% केस में तो ये सारे जो हमने बताया अभी कि गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया, इनका ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक से होता है ना, बड़ा चीरा तो नहीं लगेगा? हाँ, आज के समय में तो अब पिछले 20-30 सालों में तो आई थिंक ओपन सर्जरी गॉल ब्लैडर के लिए तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो गई है। हर्निया के लिए छोटी जगहों पर बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक आज के टाइम में लगभग गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप हो चुका है। डॉक्टर, अगर कोई लेप्रोस्कोप सर्जरी करता है, यानी कि दूरबीन से सर्जरी करा रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया की, लगभग कितना खर्च आता है? अलग अलग जगह पे और डिपेंड करता है इनका। हम कॉर्पोरेट बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें अगर करते हैं तो लगभग ये लाख से भी ऊपर हो सकते हैं, 1 लाख रुपए से। वहीं जो हमारी गवर्नमेंट के पैनल्स हैं, जैसे CGHS है, DGHS है, उनके जो रेट्स हैं वो अराउंड 25-30 हजार 40 हजार के बीच में है। तो लगभग इस रेंज में। और जो डिफरेंस है वो ये नहीं है कि हम सर्जिकल चीजों में कुछ कमी कर देते हैं, सिर्फ क्वालिटी ऑफ रूम्स, क्वालिटी ऑफ जो आप एंजॉय करना चाहते हैं चीजें, वो फर्क होती हैं। जो सर्जिकल नीड है वो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहती है। डॉक्टर्स वही हैं, OT वही है, सारी सामान भी वही यूज होता है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता सर्जरी में। छोटे नर्सिंग होम में इसीलिए 25-30-40 हजार में हो जाता है जी। बट बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट में यू हैव टू गिव, जो आपको लग्जूरियस चीजें देनी पड़ती हैं, रूम्स और बाकी केयर, उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। सारी चीजें बिल में ऐड होती हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हमारे इस पॉडकास्ट को कोई यूपी बिहार में बैठ के कोई एक आम इंसान देख रहा है, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है या हर्निया है या पाइल्स है, उसको क्या करना चाहिए? किस तरह के अस्पताल आप सजेस्ट करेंगे कि वहां जाके उन्हें सर्जरी कराएं ताकि कम बजट में उनकी सर्जरी हो? देखिए, आज के समय में गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को
अच्छे से इक्विप किया हुआ है। जी। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में भी लेप्रोस्कोपी का सामान है, एंडोस्कोपी का सामान है। पाइल्स के लिए जैसे स्टेपलर एक यूज होता है विच इज एन एंडोस्कोपिक मेथड, वो भी हर जगह अवेलेबल है। दिल्ली में तो इनफैक्ट सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़े आराम से अवेलेबल है, एंड आई थिंक के बाहर के स्टेट्स में भी ये होना चाहिए। तो वहाँ तो बिल्कुल ही फ्री है इलाज। उसके अलावा ज़्यादातर सर्जन्स अपने जो छोटे सेंटर्स में भी कर रहे हैं, वहाँ भी ये लेप्रोस्कोपी सेट तो हर जगह अवेलेबल है। हर जगह अवेलेबल। रोबोटिक अभी ऐसा है जो बड़े हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आराम से सब जगह अवेलेबल है। डॉक्टर, आपने भी रोबोटिक सर्जरी की बात कही। रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ रोबोट्स होते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे नहीं होते? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर। हाँ। रोबोट एक तरह की एक मशीन है, हाँ, जिसको पूरा कंट्रोल सर्जन ही करता है। रोबोट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं एडवांसमेंट में कि हम उनको एक कमांड दें कि जाओ लैब कोली कराओ और वो कराए। मे बी इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। तो जो रोबोटिक का पूरा सिस्टम है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में है। एक कंसोल है जिसपे सर्जन बैठ जाता है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारी मशीनें हैं, और एक सिस्टम है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट फिट कर देते हैं। ओके। उसको हम आम भाषा में रोबोट कह रहे हैं कि रोबोट है, उसके अंदर हाथ है। बेसिकली हमने उन हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा दिए हैं जो हम लेप्रोस्कोपिकली यूज करते हैं। सारी कमांड डॉक्टर के पास? सारी कमांड, इनफैक्ट स्टार्टिंग सर्जन ही करता है। एब्डोमेन में इंसिजन लगाना, ट्रोका डालना, फिट करना इंस्ट्रूमेंट्स को, ये सारा काम सर्जन ही करते हैं। उसके बाद जब सारी चीजें पोजीशन बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं, उसके बाद सर्जन सिट्स ऑन अ कंसोल, और वहां पे बैठ के देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम अपनी उंगली डालते हैं, और जिस तरह की मूवमेंट हम अपने हाथ की करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट सेम वे में रेप्लिकेट होती हैं रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। सो प्रिसीजन बढ़ जाता है। हम अगर किसी सर्जन को ट्रेमर्स है माइल्ड से, तो वो उन ट्रेमर्स को भी कंट्रोल कर लेती है मूवमेंट्स वहां पर। और जो बहुत ही एडवांस सर्जरीज हैं, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड सर्जरीज हैं, मान लीजिए 10-12 घंटे की सर्जरी होनी है कोई, तो जो थकान है सर्जन की वो रिड्यूस हो जाती है। जी, मतलब ये इसी तरह जैसे एक किसान एक ट्रैक्टर चलाता है, बस उसका एक वो एक हथियार कह लो उसको। हाँ, इसी तरह से डॉक्टर्स भी, हाँ, इंस्ट्रूमेंट एक आर्मामेंटेरियम है हमारी उसके अंदर। ओके डॉक्टर, अगर किसी का वेट 100 किलो या 100 किलो से पार हो चुका है, इसका क्या इलाज है? वेट को हम सिर्फ वेट पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपका जो बॉडी का आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में किस तरह का है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं उसको हम BMI कहते हैं। जी। BMI नॉर्मली 25 के अराउंड होना चाहिए। जब वो 30 के आसपास तक आ जाता है, 28, 29, 30, तो हम कहते हैं ओवरवेट हो रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग BMIs पे हमने कैटेगराइज किया है ओबेसिटी को। जी। जब उसी वेट के साथ पेशेंट को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कईयों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर है, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम, या अपनी रूटीन एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टी है, तो हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। ओके। तो डॉक्टर ही ये डिसाइड करता है। इट इज़ नॉट 100 kgs और 80 kgs। कोई बहुत ही शॉर्ट हाइट का अगर 80 किलो का भी है तो उसका भी BMI हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, और हमें सर्जरी उसको एडवाइस करनी। बट इसमें किस तरह की सर्जरी होगी? किसी का वजन अगर 150 किलो हो गया है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, उस अपने डेली के काम करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई सर्जरी है, बैरिएट्रिक सर्जरी? जी जी जी। और उससे पहले ये बताऊं कि जैसे आपने कहा था कि हर एक को सिर्फ सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो बैरिएट्रिक में ओबीज पेशेंट में हम उनको पहले डेफिनेटली मल्टीपल चांसेस देते हैं कि आप अपना डाइटरी कंट्रोल कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जो वेट गेन है वो बेसिकली कैलोरीज अंदर बॉडी में कितनी गई और हमने कितनी निकाली जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर हम बैठे हुए हैं और खाए जा रहे हैं और वो भी हाई कैलोरी डाइट खाए जा रहे हैं, पिज़्ज़ाज हैं, जंक फूड है, तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एट द सेम टाइम अगर हम नॉर्मल डाइट 4 रोटी खाएं चाहे 5 रोटी खाएं, बट वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्कआउट, वॉक के लिए भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो वो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम सबको एडवाइस यही करते हैं कि आप अपनी
फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ और डाइट को कंट्रोल करो, जिसमें जंक फूड नहीं हो, बहुत ऑयली फैटी ना हो, शुगर्स अवॉइड करें। जो उससे भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स उन्हीं के लिए बने हैं। ओके, सो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है? क्या इससे रातों रात वजन कम हो जाता है? बेरियाट्रिक नहीं, ये कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है और ना ही ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है जो अच्छा दिखने के लिए होती है। इफ यू हैव अ फैट एक्युमुलेशन, किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा हो गया, तो प्लास्टिक सर्जन्स उस जगह से सिर्फ फैट को निकाल देते हैं, बॉडी को कंटूर कर दिया जाता है उसके अंदर, वो आपको कॉस्मेटिकली अच्छा दिखाने के लिए होती है। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज। ओबेसिटी इज अ डिजीज, WHO ने भी अब इसको मान लिया है, तो ये उसका ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम आंतों के साथ ऑपरेट करते हैं और उनको अलग अलग तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। जैसे या तो जो स्टमक है उसको छोटा करके एक स्लीव बना दिया जाता है, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। एक सर्जरी होती है बाईपास, जिसको आमतौर पे कहते हैं, उसके अंदर स्टमक का एक छोटा सा पाउच बनाते हैं और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को जाकर वहां से जोड़ दिया जाता है। बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, लेप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। और ये एक प्रोसेस है जिसमें सर्जन का काम है, फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने सर्जरी करी, उसके बाद डाइट और पेशेंट का फैक्टर शुरू होता है। तो इनिशियली लिक्विड डाइट, उसके बाद ग्रेजुअली हम धीरे धीरे डाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स आपका वेट रिड्यूस होता है और पेशेंट को भी थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं, बिकॉज अगर हमने स्टमक को छोटा भी कर दिया, बट अगर आप शुगर सिरप ही पिए चले जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा या डाइट में ही बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो भी उतनी हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। ओके, सो बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वजन घटाने वाली जो सर्जरी है, ये जब कोई करवाता है अपना, तो उसको हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आज आपने सर्जरी कराई है, ऐसा नहीं है कल आप पतले हो गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो रातों रात रिजल्ट नहीं आते हैं, चमत्कार नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रोसेस में पेशेंट को लेकर जा रहे हैं जो उसको हेल्प करेगा इन अ लॉन्ग रन। मतलब वो फिर आज हमने किया तो बहुत बहुत सालों तक मेंटेन रहेंगी वो। ओके, सो इसमें कितना टाइम लगता है सर्जरी को करने में, कितना पैसा लगता है? टाइम बहुत इंडिविजुअल वेरिएशंस भी होती है, बट मान के चलें 1 से 2 घंटे का समय है सर्जरी का। यूजुअली पेशेंट 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं। हम कुछ घंटों के बाद थोड़ा थोड़ा लिक्विड शुरू कर देते हैं, पेशेंट चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं लगभग 6-8 घंटे के बाद, घूमना फिरना भी। क्योंकि की होल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक होती है, तो ज्यादा दर्द नहीं होता, पेशेंट अपना वॉशरूम वगैरह भी खुद जाते हैं। और ग्रेजुअली हम जो डाइट है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 days बढ़ा देते हैं अराउंड 1-1.5 लीटर तक, और फिर हर विजिट पे हम उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर किसी ने ये सर्जरी कर ली, वजन घटाने वाली सर्जरी अगर किसी की हो गई है, तो क्या इस बात की गारंटी होती है कि उसका कभी वेट नहीं बढ़ेगा? नहीं, या फिर ये सर्जरी सिर्फ लाइफस्टाइल का एक पार्ट है? ये पेशेंट की बीमारी को ठीक करने का एक स्टेप है। ओके, उसके बाद पेशेंट को बाकी वो चीजें करनी ही पड़ेंगी, वॉक करना है। हाँ, सिर्फ ये है कि इट डजंट डिक्रीज द साइज। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने सिर्फ स्टमक छोटा कर दिया। जब वो छोटा होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो ब्रेन में जो हंगर का सेंटर है उसको कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करने लगते हैं। तो मिलजुल के ये सारी चीजें एक प्रोसेस की तरफ चलती हैं, जहाँ पे पेशेंट अपना ये ध्यान रखते हैं कि वो ओवर कैलोरी इनटेक ना करें। इनिशियली 150 से 80 पर आना सिर्फ डाइट और उससे इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या नियर टू इम्पॉसिबल। जो बहुत ज्यादा विल पावर से कुछ लोग कर भी पाते होंगे, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम बेरियाट्रिक सर्जरी कर देते हैं, और वी हैव सीन के लगभग 4 से 6 महीने में 50% ऑफ द एक्सेस वेट तो पेशेंट का कम हो ही चुका होता है। मान लीजिए अगर उसका 70 होना चाहिए और 150 है, तो वो 80 में से 40-50 तक तो इतना कम हो ही जाता है इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स। मतलब सर्जरी के 1 से 1.5 महीने के 5 से 6 महीने 5 से 6 महीने के अंदर इतना वेट कम हो जाता है। इनिशियल फर्स्ट मंथ में 10-12 किलो होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं डाइट की। फिर धीरे धीरे और थोड़ा कम होता है। ठीक है। लेकिन ये एक प्रोसेस है जो 1-1.5 साल तक चलता रहता है। अच्छा।
और इसी दौरान पेशेंट अपना डाइट को बेटर करता है, वॉक और एक्सरसाइज शुरू करता है, तो ये मिलजुल के जो कंबाइंड एफर्ट है ना, इससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। अच्छा डॉक्टर, जब कोई सर्जरी होती है, चाहे वो कोई भी सर्जरी है, एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी के बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, दही वगैरह जो भी चीजें होती है, चल फिर सकते हो, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपको दही नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो एक आम इंसान वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि किसकी बात माननी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो अलग अलग पैथीज हैं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आई एम अ सर्जन, मैंने जो पढ़ा है मैं उसी के हिसाब से बता सकता हूँ। वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि साइंस में हर चीज एक्सपेरिमेंटल और रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी बीमारी के लिए इलाज है, तो 100 लोगों पे वो वर्कअप होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि वो कितना इफेक्टिव हुआ, और तब हमें श्योरिटी के साथ कहना चाहिए कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है। तो हमारी साइंस उसी पे आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो हमारी साइंस में कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि दूध पीने से पस पड़ जाता है या घी खाने से ये कुछ हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो पैथीज हैं उनमें अगर पढ़ाया जाता है तो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम विश्वास भी नहीं करते, हम सजेस्ट भी नहीं करते हैं। हम ये जरूर है कि कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट बेड पे है, तो वी स्टार्ट स्लो। हम पेशेंट को बोलते हैं कि शुरू में 1-2 दिन थोड़ा हल्का खाना खाएं, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे आ जाएं, अनलेस इंटेस्टाइन की सर्जरी है। अगर हमने बॉवल सर्जरी की है तो इट डिपेंड्स कि हमने किस वजह से, किस कारण से की है, चेंजेस उसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जिन रूटीन सर्जरीज की हम बात कर रहे हैं उनमें आमतौर पे सब कुछ अलाउड है। सब कुछ अलाउड है। डॉक्टर, अगर दूरबीन से किसी की कोई सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर, हर्निया या फिर पाइल, क्योंकि मोस्टली यही होती है, इसलिए मैं बार बार इन्हीं के नाम ले रही हूँ, सर्जरी के बाद कितने दिन आराम करना चाहिए? हम तो कुछ घंटों के लिए ही कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज जैसे गॉल ब्लैडर और हर्निया के बाद वार्ड में पेशेंट विद इन 4 to 6 आवर्स अपना वॉशरूम भी खुद जाते हैं और वॉक करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं सभी लोग, और उनको सबको अलाउड है घर में घूमना भी और सीढ़ी वगैरह चढ़ना उतरना भी। ठीक है। बस डिजीज रिलेटेड जो रेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में कोई खास नहीं, हर्नियाज में हम बहुत हैवी वेट लिफ्ट करने का परहेज बताते हैं। ठीक है। पाइल्स, फिशर वगैरह की जो एनल एरिया की सर्जरीज हैं, बवासीर के लिए, फिस्टुला भगंदर के लिए, उनमें हम डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस देते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो या लैटिन बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, ताकि स्टूल इजीली पास हो पाए। बट अदरवाइज रेस्ट बहुत लंबा, अनलेस बहुत ओपन सर्जरी हुई है उसमें थोड़ा 5-7 दिन का रेस्ट होता है, या हम एब्डोमिनल बाइंडर पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि ये जो स्टिच लाइन पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। ओके। लेकिन खाने पीने के बारे में एलोपैथी में कोई ऐसा परहेज नहीं बताया जाता है। एक बड़ा कॉमन मिथ होता था कि जॉन्डिस अगर हो गया तो पीली चीजें नहीं खानी, तो वो भी मिथ ही है एग्जैक्टली। आप जॉन्डिस का कारण देख के उसका इलाज करना है। अगर स्टोन की वजह से हुआ है तो उन स्टोन को निकालना है जी। पीलिया में पीली चीजें खाने से कभी पीलिया नहीं बढ़ता। ओके। डॉक्टर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल रिलेटेड, जहाँ पे डॉक्टर बता चुके हैं कि सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, लेकिन वो सर्जरी कराने से डर रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को ठीक करें। हम स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट बेरियाट्रिक, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फैटी डाइट, जो स्ट्रीट फूड है उसको बंद कर दें, जंक्स खाना बंद कर दें, हेल्दी डाइट खाएं और एक्सरसाइज एडिक्वेटली करें, तो वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको सर्जरी के लिए हमारे नहीं। बट अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि सर्जरी होनी है, लेकिन वो सर्जरी के डर से नहीं करवा रहा है कि सर्जरी के बाद मेरी बॉडी में काफी चेंजेस होंगे, बहुत रेस्ट करना पड़ेगा, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वहम का इलाज किसी के पास नहीं है, बट अगर क्वेरीज हैं तो क्वेरीज को आप जितनी बार आपको कोई मन में विचार आए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मोस्टली हम लोग जितनी भी बार पेशेंट हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम हमेशा जवाब देते ही हैं। तो मुझे लगता है ये जो फियर्स हैं उनको हटाने का तरीका यही है कि आप अपने जितनी भी मन में क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर लें। तो आप डॉक्टर से बार बार पूछें। उसके बावजूद भी अगर आपको फियर है, आपको कराना ही नहीं है, तो फिर देन आप डाइट के अलावा अब मेडिकेशंस आ गई हैं बहुत सारी, जो इंजेक्शंस भी हैं, टैबलेट फॉर्म में हैं, जो वेट रिडक्शन के लिए है अवेलेबल। लेकिन इसका एक सीधा सा जवाब ये भी तो है ना कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल है, ओपन हार्ट ओपन सर्जरी तो नहीं हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वही कह रहा हूं, छोटे-छोटे होल से हर बार पेशेंट को हमें उसकी हर क्वेरी को हम
सही से जवाब देके समझा सकते हैं जी। आपको पेन का डर होता है तो पेन बहुत ज्यादा नहीं होना है, आपको ये है कि अरे मेरे को पता तो नहीं लगेगा सर्जरी होने का, तो ये नहीं है। फिर लगता है कि अरे एनेस्थीसिया देंगे मैं तो पूरा बेहोश हो जाऊंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो एनेस्थीसिया और सर्जरी बहुत ही सेफ है आज के समय में। या लोगों को लगता है मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो लेप्रोस्कोपी में तो जैसा आप बता रहे 2-3 दिन के बाद बहुत अच्छी है। और जो ऑफिस गोअर्स हैं वो लोग तो, हम डे केयर में भी कई बार बहुत सारी ये सर्जरीज करते हैं कि सुबह किया और पेशेंट शाम को घर चले गए, बिकॉज जिनका अपना काम है या जो ऑफिस जाते हैं वो लोग नॉर्मली नेक्स्ट डे से ज्वाइन भी कर लेते हैं। जी जी। सिर्फ जो बहुत मैनुअल लेबर वाले हैं उनके लिए हो सकता है 5-7 दिन का रेस्ट चाहिए हो, बट अदरवाइज ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी कोई ऐसी कॉमन चीजें देखी हैं पेशेंट्स में जो सर्जरी के बाद बहुत कॉमन है? कोई ऐसी 3 गलतियां जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं और आप एडवाइस कर सकते हैं लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, कि ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए सर्जरी के बाद? एक तो पेशेंट जब ये सोचते हैं ना कि मुझे बहुत ज्यादा रेस्ट करना है, बिस्तर से उठना भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ इसको रेस्ट में नहीं ले रहे हैं, किसी भी मेजर सर्जरी के बाद जब आप ज्यादा रेस्ट करते हैं तो पाँव की नसों में ब्लड के जमने का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। और हमने, आप जैसे शुरू में सिजेरियन की बात कर रहे थे, डिलीवरीज और सिजेरियन के बाद ये बहुत कॉमनली देखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनसे खून के जमने की ताकत बढ़ चुकी होती है। और जब बहुत ज्यादा रेस्ट किया जाता है तो पेशेंट 4थे-5वें दिन स्वेलिंग, पाँव में स्वेलिंग और दर्द के साथ आते हैं, और उसका इलाज बहुत लंबा चलता है, 1-2 साल तक चलता है। सो बहुत रेस्ट करना कभी नहीं करना। एज सुन एज यू फील कंफर्टेबल, चलना, पाँव को हिलाते रहना, थोड़ा घूमते फिरते रहना, ये बहुत जल्दी ही शुरू करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बहुतों को ये होता है कि ऑपरेशन हुआ है, इसमें तो बहुत कमजोरी आ गई, अब मैं घी के लड्डू और ये सब बनवा के खाऊं। बिल्कुल। तो हम चूंकि उस समय पे रेस्ट पे हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम बहुत हैवी खाना खाएंगे वेट पुट ऑन हो जाएगा, तो वो भी एक ठीक चीज नहीं है। नॉर्मल पहले इनिशियल कुछ दिनों में सॉफ्ट डाइट और उसके बाद में नॉर्मल हेल्दी डाइट खानी चाहिए। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं। तो तीसरी गलती मैंने काउंट करते हुए तो नहीं देखा हूँ, बट आई थिंक थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है। प्लस बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज करती है चेंजेस को, तो इसलिए जितनी हम एक्टिविटी करते रहेंगे जल्दी रिकवरी होती है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को बवासीर है तो उसका ऑपरेशन कराना कब जरूरी हो जाता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बवासीर या पाइल्स क्यों हो रहा है। एक तो हमारा इरेक्ट पोस्चर है ह्यूमंस का, इसीलिए ह्यूमंस में ही ये होता है। एनिमल्स जो 4 लेग्स पे चल रहे हैं उनके अंदर किसी को नहीं होता है। ठीक है ना। तो ग्रेविटी की वजह से इज वन कॉज। दूसरा, डाइट के हमारे इश्यूज, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या जो मोशन के टाइम पे स्ट्रेनिंग करते हैं, जोर लगाते हैं। तीसरा, जो डाइट में फाइबर्स कम लेते हैं। तो अगर ये सब चीजों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो पाइल्स बनने के, बवासीर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब बवासीर, जो ऑपरेशन हर बवासीर को जरूरत नहीं होती, अगर हम नॉर्मल हेल्दी सोसाइटी में चेकअप करना शुरू करें तो हो सकता है बहुत से लोगों को पाइल्स मिले जो कोई भी तकलीफ नहीं कर रही है जी। ना ब्लीडिंग है, ना पेन है, ना स्वेलिंग है। उस केस में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस जिनमें फाइबर डाइट के अंदर अच्छा होना चाहिए, जोर नहीं लगाना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, ये ध्यान रखें। तो ठीक है। सिर्फ सिम्टोमेटिक जो पाइल्स हैं या फिशर हैं या फिस्चुला हैं उनको ऑपरेट करने की जरूरत होती है। सिम्टम है कि मोशन के टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है या बड़े बड़े मस्से बाहर आते हैं। ठीक है। कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट है, पेशेंट को अगर डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं तो उनको इलाज की जरूरत है। ठीक है। और हमारे पास बहुत बड़ा सर्जरीज और ट्रीटमेंट का एक नेटवर्क है जो बहुत अर्ली फेज में शुरू हो जाता है। जिनको बहुत ही अर्ली पाइल्स हैं उनमें हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं, लेजर के द्वारा कर सकते हैं। सेकेंड डिग्री थोड़े से और बड़े हैं तो बेंडिंग कर सकते हैं या लेजर कर सकते हैं। लेजर ऑलमोस्ट सभी स्टेजेस में मोस्टली वर्क करता है जी। जिनको बहुत बड़े मस्से हैं उनके अंदर हमारे पास ओपन सर्जरी के अलावा स्टेपलर और लेजर, ये मेथड भी अवेलेबल है। ओके।
सो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है और उसको कितनी सिग्निफिकेंट डिजीज है, हम उनको उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं कि कौन सी सर्जरी होनी चाहिए। ओके, बट अगर किसी का बवासीर है, बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, तो वहां पे रुकना नहीं चाहिए, वो सर्जरी ही ऑप्शन है वहां पे। इनिशियली अगर किसी को एक थ्रोम्बोज्ड पाइल करके कंडीशन होती है, जब हम बहुत स्ट्रेन करते हैं और पाइल के मास के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है जी, वो पेनफुल होता है, क्योंकि नॉर्मली पाइल्स में दर्द नहीं होता। ये क्लिनिकली हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि अगर पेशेंट ने कहा कि मुझे पाइल्स है, मुझे बहुत पेन होता है, तो वी नो कि पाइल्स नहीं है, ठीक है, अनलेस देयर इज अ क्लॉट इन द पाइल्स। ओके, नॉर्मली जिनको मोशन के टाइम में सिवियर पेन है वो फिशर की बीमारी होती है, ठीक है, और पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, बट इट इज अ पेनलेस ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डॉक्टर अगर इसको टाइम पे ही रोकना है, किसी को अगर मोशन पास करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सर्जन के पास, ऑब्वियसली Okay. वही आपको इसका सही इलाज बताएंगे। इनिशियली हम मेडिकल मैनेजमेंट ही देते हैं, जिनके अंदर कुछ दवाइयां हैं जो उन मस्सों को सिकोड़ने का काम करती हैं, ब्लीडिंग रोकती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो कॉन्स्टिपेशन पार्ट को ठीक करती हैं। फिर सिट्स बात होता है, गुनगुने पानी की सिकाई, ये सब सिम्टोमेटिक रिलीफ भी देते हैं और डिजीज को थोड़ा बेटर कर देते हैं। ओके डॉक्टर, सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत वायरल होती है कि फिशर या फिर बवासीर जैसी बीमारियों में अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया तो वो बार बार कराना पड़ेगा, इससे अच्छा तो कराओ ही मत। नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है जी। मैंने आपको बताया कि ये बीमारियां लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। पाइल्स भी इसीलिए बनता है कि आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप स्ट्रेन करते हो मोशन के टाइम पे। अगर सर्जरी के बाद भी आपने वही कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सर्जरी हुई और अगले दिन फिर दोबारा हो गया, लेकिन हाँ अगले 10, 15, 20 सालों में वो प्रॉब्लम बन सकती है ना। जी। सेम फिशर के साथ है। फिशर का मतलब है जिस रास्ते से मोशन निकलता है वहां पर कट लग जाना। तो जब बहुत हार्ड स्टूल निकलते हैं उस एरिया से तो कट लग जाता है। तो अगर आगे भी डाइट का कंट्रोल ठीक नहीं रखा जाएगा तो वो दोबारा बनने का रिस्क है। डॉक्टर बस 1-2 लाइन में बता दीजिए कि फिशर और पाइल्स में यानी बवासीर में क्या डिफरेंस है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि कारण लगभग सेम है। फिशर के अंदर एनल कैनाल के अंदर जो मोशन पास करने का रास्ता है वहां पर एक कट लग जाता है, एक जख्म बन जाता है। वो उस जख्म को हम फिशर बोलते हैं। ठीक है। दर्द की वजह से जो उस एरिया की मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, स्पाज्म में चली जाती हैं। इसलिए जब अगली बार मोशन के लिए पेशेंट जाता है तो और सिवियर पेन होता है। सो ये एक साइकिल बन जाता है, पेन स्पाज्म, पेन स्पाज्म। तो इसमें हम लोग मेडिकली इनिशियली 90% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट फिशर में हम मेडिकली ही मैनेज करते हैं। बहुत कम पेशेंट्स ही होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है। ठीक है। पाइल्स बिल्कुल अलग चीज है। पाइल के अंदर जो हमारे एनल कुशन्स होते हैं अंदर की तरफ, बाहर नहीं, वहां पे जब हम स्ट्रेन करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे कुशन्स बड़े होते होते खून की नसों के मस्से बन जाते हैं, वो पाइल्स हैं। ओके। और वो मस्से जब उनके ऊपर हार्ड स्टूल उनको कट करते हुए जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बट दैट इज अ पेनलेस ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ठीक है। डॉक्टर 5 ऐसी बीमारियां जो बहुत ज्यादा कॉमन है, सर्जरी ही उनका ट्रीटमेंट है लेकिन लोग नहीं कराते हैं, बताइए जिसमें जो सर्जरी आपने शुरू से ही नाम बताया वो सब हैं। पाइल्स है, फिशर है और फिस्चुला है। फिस्चुला तो इनफेक्ट एनल एरिया की ही बीमारी है, भगंदर जिसको आमतौर पे कहते हैं, फिस्चुला इन एनो। जी। वो नॉर्मली बिना ऑपरेशन के कभी ठीक नहीं हो सकते। उसी तरह गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो कभी भी नहीं जाएंगे। हर्निया तो इनफेक्ट हम कभी सलाह नहीं देते कि आप लंबा वेट भी करो, क्योंकि जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होनी है हमें उसको डिले करने की, वो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो वो कभी भी आपका दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। ओके डॉक्टर, ये पॉडकास्ट से पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रहे थे, वो बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि जब वो किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए तो वहाँ पे वो कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन जब वो किसी बड़े शहर में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर बहुत अंग्रेजी में बात करते हैं, उनको ये लगता है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट शायद उनका बहुत अच्छा होगा, बट वो क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके अंदर वो गिल्ट रहता है। तो महंगा इलाज क्या हमेशा अच्छा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हों, प्राइवेट के डॉक्टर्स हों, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हैं। जी।
और इंग्लिश हिंदी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने पेशेंट से वही भाषा में बात करते हैं जिसमें वो बात करते हैं। जैसे हमने ट्रेनिंग ली हरियाणा में, तो मुझे हरियाणवी भी आती है, पंजाबी भी आती है और हिंदी भी आती है और यूपी की भी आती है भाषा। तो हम मरीज से उसी भाषा में बात करते हैं जो उनको समझ में आती है, और शायद उसी से उनका कॉन्फिडेंस हमारे में ज्यादा बेहतर बनता है, तभी पेशेंट भी खुल के अपनी बातें हाँ, वो अपनी खुल के बात बता पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफरेंस है कि डॉक्टर ने इंग्लिश में बात की है तो या कोई बड़े शहर का बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं। आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, लेकिन जब मेरे पास इंग्लिश में बात करने पेशेंट आते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन अगर कोई गांव से पेशेंट आता है तो मैं हिंदी में, हरियाणवी में बात करता हूँ। ओके, बट ये मिथ है कि महंगा इलाज हमेशा अच्छा होगा, बिल्कुल ऐसा सरकारी इलाज खराब होगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं जी। गवर्नमेंट में प्रॉब्लम सिर्फ जो सरकारी में वो है बल्क की, वहां पे काम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स वही हैं, लेकिन समय की उनको प्रॉब्लम है, तो वो उतना समय आपको नहीं दे पाते बात करने में, आपकी हर चीज को सुनने में, जितना बाहर प्राइवेट में हम लोग दे पाते हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें देखने फिर डॉक्टर फीस भी तो ले रहा है ना वही बात करने की। नहीं, उसकी वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पेशेंट को टाइम देने के लिए आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स होने चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर डॉक्टर 150 से 200 तक पेशेंट एक दिन में देखता है, सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वो आपको 10-15 मिनट दे। सही, नहीं तो पूरा दिन सिर्फ ओपीडी देख पाएंगे। जी डॉक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस भी है तो उनके भी कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, तो हम थोड़े से ऑडियंस के क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी का सवाल है डॉक्टर से पूछने के लिए? तो डॉक्टर पंकज, जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पर कहा जाता है कि सर्जरी जो डॉक्टर्स लिखते हैं, सरकारी अस्पतालों में तो सर्जरी के लिए 3-3 महीने की लाइन लगा दी जाती है, और कोई प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम लेकर अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कह दिया जाता है कि आप कल सर्जरी करवा लीजिए। क्या डॉक्टरों के पास भी टारगेट है कि आपको इतने दिनों में सर्जरी करानी है प्राइवेट अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में? नहीं, ये सारा सिर्फ समय का है और बल्क का है। गवर्नमेंट में बल्क पेशेंट का इतना ज़्यादा है और ओटी शेड्यूल उनके कम है। हम लोगों को प्राइवेट में एवरीडे वी हैव ओटी, तो एक दिन में और एक हॉस्पिटल में 10, 12, 15 तक ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो हमें समय मिलता है, हम डेली ही ऑपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट को एक दिन या 2 दिन ओटी मिलता है, बाकी दिन सिर्फ ओपीडी होती है या इमरजेंसी डे होता है। तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो डेली सर्जरी नहीं कर सकते, हम लोग डेली ही कर रहे हैं। बट वो टारगेट का पार्ट नहीं है जो उन्होंने पूछा। आई थिंक बहुत बड़ा मिथ है कॉमन लोगों में, सभी डॉक्टर उसी पॉपुलेशन से आ रहे हैं, हम सब भी गांव से बड़े छोटे शहरों में पढ़े, तो ये वाली थॉट जैसी आपके मन में थॉट है वैसे ही हमारे मन में थॉट्स है। पेशेंट को ठीक करना जो है वो सबके मन की पहली थॉट होती है डॉक्टर जो ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने अपने घर में बहुत सुना है, जो मेरे दादाजी वगैरह वो अक्सर ये कहते हैं मत करवाओ सर्जरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब करवाना, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो करवा लेना चाहिए। आप डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते ही तब हैं जब आप बीमार हैं, तो वो बीमारी को इलाज की ज़रूरत होगी, इसीलिए तो आपको डॉक्टर ने सलाह दी थी। अगर ठीक होते तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सर, मेरा भी एक सवाल है। मेरी मदर को साइटिका था, तो काफ़ी दिन तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, बट उनको आराम हुआ नहीं, बस पेन किलर देते रहते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो नस दब रखी है वो ठीक हो जाएगी। तब मेरी मम्मी ने मना कर दिया, उनको डर लगता था ऑपरेशन से। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो दर्द उनका ठीक हो गया अपने आप से ही। तो मतलब ऐसा कुछ कोई कन्फ्यूज़न मुझे आज तक भी है उस चीज़ की, कुछ है ऐसा? मतलब शियाटिका वैसे न्यूरोलॉजिस्ट की फील्ड का है, आई एम अ सर्जन, लेकिन हर बीमारी में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कैंसर में भी हम देखते हैं कुछ तरह के कैंसर हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस रेमिशन, मतलब अपने आप ठीक हो जाना, इज रिपोर्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब कैंसर हो जाए तो हम मरीज को कहें कि रहने दो, आप इलाज मत कराओ। बहुत रेयर केसेस हैं, बट कुछ केसेस में रेमिशन होते हैं। शियाटिका का पेन जैसे आप बात कर रहे हैं, हालांकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ उस सब्जेक्ट का, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी उसी की में, जैसे कोई भी पेन जो नसों के हैं वो यूजुअली पोस्चर और एक्टिविटी से बढ़ते घटते हैं। ज़्यादा नीचे झुकना, नीचे बैठ के काम करना, जो हम इंडियन सीट टॉयलेट की यूज़ करते हैं उससे चेंज होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपकी मदर ने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हों, जैसे इंग्लिश सीट यूज़ करना, झुक मुड़ के काम नहीं करना, नीचे पोछा नहीं लगा रहे हैं, तो जो नसों पे खिंचाव आ रहा था वो सेटल होने की वजह से आराम आ गया। डॉक्टर, ऐसा हो सकता है कि किसी बीमारी के लिए डॉक्टर ने
सर्जरी सजेस्ट करी हो बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप रिजॉल्व हो गया हो, ऐसा भी होता है? बहुत रेयर है जो डिजीज, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप नहीं भी कराएंगे तो शायद वो, अगर वो तकलीफ नहीं दे रही हैं तो पढ़िए, बहुत बार फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस के अंदर, पेशेंट को सिर्फ अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप मत कराइए क्योंकि वो आपको तकलीफ ही नहीं दे रहा। ओके। जब तक आपका हार्मोनल चेंजेस हैं, मीनोपॉज से पहले तक वो चल रहे हैं, तब तक वो ग्रो करेगा। ठीक है। जो हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे, मीनोपॉज हो जाएगा, तो वो या स्टेबल हो जाएगा या रिग्रेस करना शुरू हो जाएगा। ओके। तो इंडिकेशन अगर आपकी सिम्टोमेटिक है, आपको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह तभी देते हैं जब आपकी तकलीफ, जो आपकी बीमारी है वो आपको परेशान कर रही है, हर्निया है, बहुत सूज रहा है, तो वो अपने आप ठीक हो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। पाइल्स के अंदर है, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेंगे, खाने में फाइबर बढ़ा दिया, कॉन्स्टिपेशन से बचाव कर लिया, तो पाइल्स आपका सेटल है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो मत कराइए सर्जरी, उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड का एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो नीज़ में कुछ इश्यूज़ आए थे, तो 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कंसल्ट किया था बट उन्होंने बोला था कि आप सर्जरी करा लो। एक ने बोला कि अगर आपका काम चल रहा है मतलब रेस्ट कर लो 2 महीना, काम चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो मतलब देखेंगे होगी, मतलब कोई कह रहा है कि सर्जरी करा लो और वो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं हम ऐसे करते हैं हम वैसे करते हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि, और अब वो ठीक है मतलब सर्जरी नहीं कराई? स्पेसिफिक केस में वही मैंने जैसे बताया, ये ऑर्थोपेडिक्स के अंडर आ जाता हाँ, है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर लेकिन आता है। मैं स्पेसिफिकली सारी, एक तो स्पेसिफिसिटीज पता होनी चाहिए डॉक्टर हाँ, को। right, of course। आप स्पेशलिस्ट से जब मिल लिए एक बार तो वो आपको बता रहे होंगे कि ये पॉसिबिलिटीज अलग ही अलग ओपिनियन थे ना सबके। जी जी, मैं भी वही बता रहा हूँ, हर चीज़ के मल्टीपल इलाज होते हैं और इंडिकेशन। अगर आपके हस्बैंड का बात पूछ रहे हैं, हाँ। अगर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं मान लीजिए, तो उनको एक छोटा सा टीयर भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है और वो ठीक कराना ही ज़रूरी है। अगर पेशेंट 70 ईयर का है, उसको थोड़ा रूटीन चलना फिरना है, तो डॉक्टर कहेंगे दवाइयों से ही काम चला लो, थोड़ा दर्द है उसकी दवाइयाँ दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है पेशेंट के लिए। एट द सेम टाइम जो स्पेशलाइज करने लगते हैं डॉक्टर, जैसे ऑर्थोपेडिक्स में भी एक डॉक्टर हैं जो सिर्फ नी पे स्पेशलाइज करते हैं और एक हैं जो पूरा बोन को देखते हैं। तो जो स्पेशलाइज डॉक्टर है वो लेटेस्ट चीज़ों को पढ़ते भी रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके सीखते भी रहते हैं। तो हर बीमारी के अब नए नए इलाज आ रहे हैं। जैसे अगर लिगामेंट टीयर मोस्ट प्रोबेबली वही रहा होगा, तो लिगामेंट टीयर के लिए अब दूरबीन द्वारा ही ऑर्थोपेडिशियन लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर हो जाएगा तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा कर पाएंगे। अनरिपेयर्ड है तो रूटीन एक्टिविटी विद जो भी आपको डॉक्टर ने सलाह दिया होगा वो पहन के और रूटीन एक्टिविटी कर पाएंगे। बहुत एक्सेसिव में उनको थोड़ा दर्द होगा। तो इसीलिए अलग अलग डॉक्टर की ओपिनियन हो सकता है वेरी कर जाए इन चीज़ों। ठीक सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा बेबी प्री मैच्योर है तो उसको हर्निया डिटेक्ट हुआ था। शुरू के 4 महीने में के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आप वेट कीजिए, क्या पता अपने आप ठीक हो जाए। बट उसकी कुछ दिनों के बाद 8 महीने जब हुआ, वो हार्ट सर्जरी हुई, तो उसके बाद से हम दोबारा ले जाने के लिए बेबी को थोड़ा डरते हैं। और अभी उसका मतलब कभी स्वेलिंग दिखती है, कभी नहीं दिखती है, तो क्या मुझे इस केस में दोबारा लेके जाना चाहिए? अभी वो 1.5 साल का हो चुका है। हर्निया है कहाँ पे? इंग्वाइनल हर्निया है या अम्बलाइकल हर्निया है? नाभि पे है? हाँ, नाभि पे नहीं है सर, नीचे की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया में बिल्कुल वेट नहीं करना है। ओके। इंग्वाइनल हर्नियाज हमेशा सर्जरी से ही ठीक होंगे। अम्बलाइकल जो नाभि के हर्निया होते हैं, जो जन्म के समय पे नाभि में होते हैं, उनमें हम जब तक बच्चा चलने फिरने नहीं लगता, 3 साल से 5 साल तक हम कहते हैं वेट कर सकते हो, वो हर्निया अपने आप हील हो जाते हैं। लेकिन इंग्वाइनल हर्निया हील नहीं करेगा कभी भी। सर मेरा ये है कि मैं जब सर्जरी हुई थी उसकी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उसकी, तो हम डॉक्टर को, जनरल फिजिशियन को लेके दिखाया था, तो उन्होंने ये बोला था कि बेबी अभी बहुत छोटा है, उसको कितनी बार सर्जरी करवाओगे, अभी थोड़ा वेट करो। तो हम उनके इस लाइन के बाद से थोड़ा डरने लगे कि दोबारा लेके जाएं या नहीं जाएं। नहीं, तो बिल्कुल लेके जाएं, क्योंकि अभी उसकी सर्जरी को भी 6 महीने हो चुके हैं। नहीं बिल्कुल। देखिए, एक तो कोई भी सर्जरी डॉक्टर भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हम सर्जन भी। तो जब हम देखेंगे
सर्जरी 100% इंडिकेटेड है। इंग्वाइनल हर्निया अपने आप कभी भी ठीक नहीं हो सकता, सो होना ही है। हमारे एनेस्थेटिस्ट और हम लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि बेबी फिट है सर्जरी के लिए या नहीं। मान लीजिए हार्ट सर्जरी के बाद कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड थिनर चलते हैं अभी को, कुछ भी नहीं चल अगर वो चलते हैं तो हम थोड़ा वेट करते हैं, जी। बट अदरवाइज कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हर्निया सर्जरी बहुत छोटी सर्जरी है, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। आप जाते हैं और 3 से 4 घंटे के बाद घर वापस चले जाते हैं। आफ्टर उसके कितने दिन तक उसका केयर ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं है। आजकल घुलने वाले स्टिचेस लगते हैं, हाँ। पट्टी जो है वो वाटरप्रूफ होती है, नहाना धोना भी सेम डे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती सिर्फ या बहुत हैवी एक्टिविटीज जो हैं, नहीं, अभी वो कितने वैसे साल मतलब का है? अगर 1 डेढ़ साल साल है, का, हाँ, तो अभी तो 1.5 साल बहुत का है। छोटा है, कोई बहुत मतलब अभी ज्यादा वो केयर की क्रोलिंग नहीं करता है, थोड़ा खड़े होने की ट्राई नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंग्वाइनल हर्निया में वेट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आज के समय में जब हम क्लीन ओटीज में सर्जरी करते हैं ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो। ओटी की अगर हम हवा का जो देखेंगे ना सिस्टम, वो बहुत डिफरेंट है। हिपा फिल्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के फिल्टर्स। फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर होता है ऑपरेशन थिएटर में। हवा एक तरफ से आती है और वो अंदर नहीं टिकती, वो दूसरी तरफ बाहर जाती है, नई हवा आती है, वो फिर दूसरी चली जाती है। सो ओटी के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। नहीं, ओटी के अंदर मैं नहीं, वही बता रहा हूँ। ऑपरेशन तो के वहाँ पे हम लोगों ने पूरा ध्यान रख लिया। उसके बाद में जो ड्रेसिंग होती है वो एक स्टराइल ड्रेसिंग होती है, बिल्कुल साफ सुथरी। उसको ज़्यादातर में हम आजकल वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करते हैं और हम कहते हैं कि आप ये 5-7 दिन तक इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो इन्फेक्शन का डर होता है उसमें 2-3 कारण होते थे। पहला तो अगर वो किसी इन्फेक्शन के केस की सर्जरी हुई हो, मान लीजिए हमने पस को ही ड्रेन किया है तो वो तो वूंड में इन्फेक्शन आ ही जाएगा। या अपेंडिक्स की सर्जरी अगर हुई है तो अपेंडिक्स एक इन्फेक्टेड है, जब वो निकलते में अगर कहीं उसका पस टच होता है वो कर सकता है। या फिर ड्रेसिंग हमने चेंज करने के लिए बोला और वो बाहर ढंग से ठीक नहीं कराई गई ड्रेसिंग, किसी ने बिना क्लीन हाथों के स्टराइल पट्टियाँ नहीं ली और ऐसे ही पट्टी कर दी, तो उनमें रिस्क है। बट अदरवाइज आज के टाइम में बहुत रेयर होता है इस तरह का। कोई खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, आप जो मर्जी खाएं पिए, उससे हाइजीन infection- का ध्यान रखना है। जी बस। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आपने इस पॉडकास्ट में बहुत आसान भाषा में बहुत सारी गलतफहमियां दूर की हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स की बहुत सारी ऑपरेशन से रिलेटेड जो गलतफहमियां हैं, जो मिथ्स है, वो ज़रूर दूर हुए होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट यूज़फुल लगा तो इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए द हेल्थ साइट के साथ बने रहिए। डॉक्टर शर्मा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।